8 मॉड्यूल जो है वो है कंट्रोल ऑफ स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। उसका हम लेक्चर नंबर 3 जो है वो आज इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने ये कहा था कि जो हमारी इंडक्शन मोटर है, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर जो है, उसमें यदि हम रोटर के साथ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर देते हैं तो वो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो है वो हमारी स्पीड को भी कंट्रोल करेगा और साथ ही साथ हमारे स्टार्टिंग टॉर्क को भी कंट्रोल करता है। अब जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हमने कनेक्ट किया है उस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को हम वेरी भी कर सकते हैं बाय प्रोवाइडिंग नंबर ऑफ मेथड। तो कन्वेंशनली बहुत सारे मेथड्स हैं जिनको यूज़ करके हम इस रेजिस्टेंस को वेरिएबल बना सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ड्रम कंट्रोलर है, तो ड्रम रेजिस्टेंस को आप एज ए रोटरी स्विच यूज़ कर सकते हो। रेजिस्टेंस को बहुत सारी स्टेप्स में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे हम पीएसएम में पढ़ते हैं, उसमें जब हमें प्लग सेटिंग ब्रीच करनी होती है तो रिले के रेजिस्टेंस की जो सेटिंग होती है वो 50 से 200 के बीच में होती है और हर जो स्टेप होती है वो 25 की होती है। तो वैसे ही यहाँ पर क्या करते हैं, रेजिस्टेंस को बहुत सारी स्टेप्स में डिवाइड कर लेते हैं। तो आप जिस पर्टिकुलर स्टेप पे स्विच करेंगे तो वो उस पर्टिकुलर स्टेप पे आपने जो भी रेजिस्टेंस फिक्स किया होगा वो रेजिस्टेंस जो है वो कंसिडरेबल हो जाएगा। तो इस तरह से हम रेजिस्टेंस जो होता है उसको वेरी कर सकते हैं। हाई पावर एप्लीकेशन के लिए स्लिप रेगुलेटर यूज़ कर सकते हैं, जिसमें आप 3 इलेक्ट्रोड जो है वो एक इलेक्ट्रोलाइट में सबमर्ज होते हैं जो सैलाइन वाटर कंसिडर करता है। तो इसमें जो रेजिस्टेंस है वो कैसे चेंज होगा, आप जो इलेक्ट्रोड यूज किए हो उन दोनों इलेक्ट्रोड के बीच के डिस्टेंस को अगर आप वेरी करते हो, ठीक है, तो आपकी जो रेजिस्टेंस है वो वेरी हो जाता है। तो ये इस तरह से कुछ मेथड होते हैं जिनमें हम रेजिस्टेंस को वेरी कर सकते हैं। ये तो जनरलाइज्ड मेथड थे। अब चूंकि हम बात कर रहे हैं स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर की, तो स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर की अगर हम बात करें उसमें अगर हम रेजिस्टेंस को कंट्रोल करना चाहें तो उसमें फर्स्ट टेक्निक होती है स्टैटिक रेजिस्टेंस कंट्रोलर। तो जो ये स्टैटिक रेजिस्टेंस कंट्रोलर होता है, इसमें जो हम रोटर रेजिस्टेंस हमने कनेक्ट किया है, रोटर रेजिस्टेंस को आप स्टेपलेसली कंट्रोल कर सकते हो, जैसा कि इस सर्किट में दिखाया गया है। इसमें क्या किया है, हमने एक सेमी पावर इलेक्ट्रॉनिक स्विच यूज किया है, दैट इज़ बीजेटी। जरूरी नहीं है कि आप बीजेटी कीजिए, आप चॉपर कोई भी पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, बीजेटी, मॉसफेट, चॉपर, आप कुछ भी यूज कीजिए। तो करना क्या होता है, इसमें आप जो भी पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज़ कर रहे हैं उस पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का जो कंडक्शन पीरियड है या कह लीजिए उसका जो ड्यूटी साइकिल है उसको कंट्रोल करके हम अपने रोटर के रेजिस्टेंस को कंट्रोल कर सकते हैं। अब वो कैसे कंट्रोल करेंगे, ऐसा कैसे रिलेशन होता है, उसके लिए ये सर्किट डायग्राम देखते हैं। सर्किट डायग्राम में आपको दिख रहा होगा कि ये आपका स्टेटर है, आउटर पार्ट। ये स्टेटर आपके 3 फेज इनपुट सप्लाई से कनेक्टेड है। आफ्टर दैट जो इनर पार्ट है वो आपका रोटर है। रोटर जो है वो एक ब्रिज रेक्टिफायर से कनेक्ट है। रेक्टिफायर क्या करेगा, रेक्टिफायर आपने यहाँ से जो AC लिया उसको DC में बदल देगा। DC के बाद ये स्मूथनिंग रिएक्टर लगा हुआ है। ये स्मूथनिंग रिएक्टर क्या करेगा, जो आपकी रेक्टिफाइड DC है उसके अंदर जितने भी रिपल्स वगैरह होते हैं उनको स्मूथनिंग प्रोवाइड कराने के लिए ठीक है, उसके लिए स्मूथनिंग रिएक्टर होता है। आफ्टर दैट आपकी पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, ये जो बीजेटी आपका कनेक्ट है। तो हमें क्या करना है, इस बीजेटी के सर्किल इसको टाइम पीरियड को या इसके ड्यूटी साइकिल को कंट्रोल करना है। तो उससे हमारी जो आउटपुट वोल्टेज है, आउटपुट रेजिस्टेंस जो है वो हम कंट्रोल कर सकते हैं। देखिए, अब ये जो वेवफॉर्म है ये आपकी करंट की वेवफॉर्म है। करंट की वेवफॉर्म में मान लिया हमने किसी अल्फा एंगल पर हमने पल्स दी। जब अल्फा एंगल पर आप पल्स दोगे तो इसी पर्टिकुलर आउटपुट पर आपका आउटपुट वोल्टेज आएगा। उसके बाद नेगेटिव साइकिल में वापस कुछ पर्टिकुलर एंगल के बाद उसने अपने आप को कंडक्ट किया। तो ये तो है करंट के लिए। अगर मैं इस करंट को रेजिस्टेंस के एनालॉजीज देखना चाहूँ तो रेजिस्टेंस के एनालॉजीज अपन देख सकते हैं। रेजिस्टेंस के एनालॉजीज जब अपन देखेंगे तो हम देखेंगे कि जो आपका रेजिस्टेंस है वो कौन से टाइम पीरियड पे आएगा, 1 माइनस डेल, ठीक है। टी जो टी ऑन होता है आपका, वो टी ऑन क्या होता है, टी माइनस टी ऑफ लिख सकते हैं ना हम इसको, ठीक है। तो जब RA भी आप कैलकुलेट करोगे तो वो 1 माइनस डेल इंटू R। अगर यहाँ पे आप चॉपर की बात करोगे तो चॉपर में भी जब आप स्टेप अप वाले चॉपर की बात करेंगे, स्टेप अप चॉपर की बात करते हैं तो यहाँ पे ये रीजनरेटिव मोड में काम करता है। मतलब स्टेप अप चॉपर में क्या होता है, फर्स्टली जब आप पल्स दोगे तो आउटपुट 0 आएगा। अब जब वोल्टेज 0, करंट 0 तो रेजिस्टेंस भी 0। लेकिन सेकंड टर्म में जब आप आउटपुट पल्स देंगे तो आपका आउटपुट वोल्टेज आता है, तो उस कंडीशन पे आपका रेजिस्टेंस भी आता है, ठीक है। तो RAB इज इक्वल टू 1 माइनस डेल इंटू R। डेल आप यहाँ पे क्या है, आपका ड्यूटी साइकिल। इस डेल को कंट्रोल करके आप अपने रेजिस्टेंस को कंट्रोल कर सकते हो। अब जब आपने रेजिस्टेंस को
कंट्रोल कर लिया तो आप पावर भी कंट्रोल कर सकते हो, क्योंकि पावर क्या होती है I²R, तो यहाँ से पावर कैलकुलेट हो जाएगी। ठीक है, तो जब ये सब कैलकुलेट करेंगे तो हमने देखा कि इस तरह का जो हमने ये सर्किट यूज़ किया है या ये पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो हमने यूज़ किया है, इसमें जो हमारा रेजिस्टेंस है उसको हम R से लेकर R+0.5R तक वेरी कर सकते हैं। और डेल जो है वो तो आपका 1 से 0 तक ही चेंज हो रहा है। भाई 1 मतलब या तो वो ऑन है या तो, और 0 मतलब वो ऑफ है, या तो आपकी डिवाइस कंडक्ट कर रही है उस पर्टिकुलर टाइम पे या फिर आपकी डिवाइस कंडक्ट नहीं कर रही है। यही दो ऑप्शंस होते हैं। तो इस तरह से जो आपका थारिस्टर जो है आपने यूज किया है, ये ट्रांजिस्टर जो यूज किया है, इसका जो रेजिस्टेंस है उसको आप कंट्रोल कर सकते हो कहाँ से कहाँ तक, RR से लेकर RR से 0.5R तक। ठीक है, अब ये तो है आपका पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो BJT आपने यूज किया, जो ट्रांजिस्टर आपने यूज किया उसको कंट्रोल करने, उसको यूज़ करके आपने रेजिस्टेंस को कंट्रोल किया। इसके अलावा आप इसमें याद कीजिए, जब हमने अपना इलेक्ट्रिक ड्राइव सब्जेक्ट स्टार्ट किया था तो हमने जो फर्स्ट यूनिट पढ़ी थी, फर्स्ट यूनिट क्या थी, क्लोज लूप कंट्रोल ऑफ DC ड्राइव। उसमें हमने आउटर करंट और इनर करंट लूप पढ़े थे। ठीक है, तो इनर करंट लूप या क्लोज लूप कंट्रोल को करके भी हम रेजिस्टेंस को कंट्रोल कर सकते हैं। कैसे, देखिए ये आपकी रोटर है और ये आपका स्टेटर है, या ये कह लो कि ये आपकी इंडक्शन मोटर है। ये 3 फेज सप्लाई है। 3 फेज सप्लाई आपकी इंडक्शन मोटर के इनपुट पर आई। इसका रोटर का जो पार्ट होता है उसको आपने एक रेक्टिफायर पे दे दिया। रेक्टिफायर की वही आउटपुट करंट आएगी, वो करंट आपने स्मूथनिंग रिएक्टर पर दी। रिएक्टर क्या करेगा, उसे स्मूथिफाइड करेगा या उसमें जो भी रिपल्स होंगे उन रिपल्स को रिमूव कर देगा। उसके बाद आपकी ये क्या है, पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। हमें क्या करना होता है, इस पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को कंट्रोल करना है, मतलब इसके ड्यूटी साइकिल को कंट्रोल करना है। इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ से इस रोटर से स्पीड सेंसर लगाएंगे। स्पीड सेंसर इसकी स्पीड को सेंस करेगा। ये स्पीड सेंसर जो इसकी एक्चुअल स्पीड को सेंसर कर रहा है, इसको हम जो हमारी रेफरेंस स्पीड है उससे कंपेयर कराएंगे। इसका आउटपुट आपके स्पीड कंट्रोलर पे जाएगा। स्पीड कंट्रोलर क्या करेगा, जो भी कंट्रोलर आपने यूज़ किया है उसके अकॉर्डिंग आपको आउटपुट दे देगा। अब ये जो करंट लिमिटर है ये एक करंट सिग्नल प्रोड्यूस करेगा। इस करंट सिग्नल को और यहाँ से जो हमारी DC करंट आई जो हमने रेक्टिफाइड की थी उस करंट को कंपेयर किया जाता है और उसको करंट कंट्रोलर पे दिया जाता है। ये करंट कंट्रोलर यहाँ पे आपको एज ए कंट्रोल एलिमेंट के रूप में प्राप्त होती है। और ये कंट्रोल एलिमेंट के रूप में जो आपको सिग्नल मिला, ये आपका जो ट्रांजिस्टर का बेस है उसको ड्राइव करेगा, क्योंकि आप बेस पे जिस हिसाब से जो करंट दोगे उसी हिसाब से आपका जो आउटपुट है वो कंट्रोल होगा। तो इसे कहते हैं क्लोज लूप स्पीड कंट्रोल। अब देखिए, अगर आपका करंट लिमिटर करंट को सैचुरेट कर देता है, मतलब करंट लिमिटर आपकी ऐसी करंट देता है कि आपकी जो करंट है वो सैचुरेट हो जाती है, तो उस कंडीशन में आपका जो ये सिस्टम है या आपने जो ये इंडक्शन मोटर यूज़ की है ये हमेशा आपको कांस्टेंट टॉर्क देगी। ठीक है, अगर आपने सैचुरेशन की स्थिति ले लिया, आपने करंट को इतना इंक्रीज कर दिया कि आपकी करंट अब सैचुरेट हो गई, तो उस कंडीशन पे ये करंट लिमिटर क्या करता है, उस कंडीशन पे करंट लिमिटर जो है वो एक सैचुरेट करंट प्रोवाइड करा देता है और वो हमेशा आपको कांस्टेंट टॉर्क देता है। ठीक है, तो ये है आपका क्लोज लूप स्पीड कंट्रोल। अब ये क्लोज लूप स्पीड कंट्रोल जो है इसके कुछ एडवांटेज हैं। क्या क्या एडवांटेज है, अगर आप इसको कन्वेंशनल रोटर रेजिस्टेंस कंट्रोल से कंपेयर करेंगे तो इसका सबसे पहला एडवांटेज होता है कि इसमें स्मूथ और स्टेपलेस कंट्रोल होता है। इसका रिस्पॉन्स जो होता है वो फास्ट होता है, इसकी मेंटेनेंस लेस होती है, इसका साइज कॉम्पैक्ट होता है। ठीक है, और ये सिंपल क्लोज लूप कंट्रोल टेक्निक जो है वो बैलेंस क्रिएट करती है 3 फेज और ऑल ऑपरेटिंग पॉइंट में। तो इस तरह से ये जो आपका क्लोज लूप कंट्रोल है फॉर वेरिएबल रेजिस्टेंस ऑब्टेन, ये यूज़ किया जाता है। इसको हम पावर इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल भी बोल सकते हैं, क्योंकि हमने ट्रांजिस्टर यूज़ किया है ना, तो ट्रांजिस्टर क्या करेगा, कंट्रोल कर रहा है। अब उसके बाद आता है स्पीड कंट्रोल ऑफ इंडक्शन मोटर। अब ये जब हमने इंडक्शन मोटर का ओवरव्यू पढ़ा था, जब हम 3 फेज इंडक्शन मोटर का हमने ओवरव्यू डिस्कस किया था, या वो पूरा कंप्लीट चैप्टर जब हमने पढ़ा था, तो वहाँ पे हमने देखा था कि हम इंडक्शन मोटर को कैसे कंट्रोल करते हैं। लेकिन फिर भी यहाँ पे जस्ट ओवरव्यू देखते हैं। देखिए, इंडक्शन मोटर को अगर आप स्टेटर साइड से कंट्रोल करना चाहते हो तो पहला मेथड होता है बाय चेंजिंग द अप्लाइड वोल्टेज। आपने जो वोल्टेज अप्लाई किया है उस वोल्टेज को आप चेंज कर दीजिए, आपका जो टॉर्क है वो चेंज हो जाएगा, और टॉर्क चेंज हो जाएगा तो आपकी स्पीड भी चेंज हो जाएगी। जैसा कि टॉर्क की इक्वेशन आपको दिख रही होगी, इसमें आपको दिख रहा होगा कि टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E², और ये जो E² है वो ये आपका सप्लाई वोल्टेज है। ठीक है, उसके बाद आता है अप्लाइड फ्रीक्वेंसी। अगर आप फ्रीक्वेंसी को चेंज करोगे, क्योंकि सिंक्रोनस स्पीड का फॉर्मूला आपको पता है NS = 120 F/p।
अगर आप फ्रीक्वेंसी को चेंज करते हो तो भी आपकी जो स्पीड है वो चेंज हो सकती है, लेकिन अगर आप सिर्फ इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी को चेंज करके स्पीड को चेंज करना चाहोगे तो वो मेथड हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि अगर हम फ्रीक्वेंसी ओनली फ्रीक्वेंसी को चेंज करें तो आपका फाई जो है उसमें चेंजेज आना स्टार्ट हो जाते हैं। अब फाई में चेंज आएगा तो आपकी जो कोर है वो सैचुरेट और अनसैचुरेट हो जाती है, इसलिए सिर्फ फ्रीक्वेंसी को चेंज नहीं किया जाता। इसके लिए आपको V/F कंट्रोल यूज़ किया जाता है। इसमें आप V/F का जो रेशियो होता है उसे कांस्टेंट मेंटेन करते हैं उसको, और वहाँ से हम क्या कर लेते हैं, स्पीड को चेंज कर लेते हैं। वहाँ हमारा फाई जो होता है वो कांस्टेंट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद अगर आप सिर्फ फ्रीक्वेंसी को चेंज करके इंडक्शन मोटर की स्पीड को चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव्स, ये टॉपिक भी हम कवर कर चुके हैं। आप फील्ड ओरिएंटेड कंट्रोल मेथड यूज़ कर लीजिए, आप डायरेक्ट टॉर्क कंट्रोल मेथड यूज़ कर लीजिए, V/F मेथड यूज़ कर लीजिए। तो ये बहुत सारे मेथड्स हैं जिनमें आप सिर्फ फ्रीक्वेंसी को चेंज करते हो, क्योंकि इनका नाम ही क्या है, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव। इनकी एफिशिएंसी एज़ कम्पेयर टू इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी चेंज ज़्यादा अच्छी होती है। ठीक है, चलिए उसके बाद आता है चेंजिंग द नंबर ऑफ स्टेटर पोल्स। पोल को चेंज करके भी हम जो स्पीड है हमारी वो चेंज कर सकते हैं। ठीक है, आप नंबर ऑफ पोल को इंक्रीज़ कर दीजिए, जैसा आपको दिख रहा होगा यहाँ पे आपके नंबर ऑफ पोल 4 थे तो आपकी स्पीड 1500 थी, आपने नंबर ऑफ पोल 6 कर दिए तो आपकी स्पीड 1000 हो गई। तो इस तरह से नंबर ऑफ पोल को चेंज करके भी आप अपनी सिंक्रोनस स्पीड को कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन इसके भी एक लिमिटेशन है कि नंबर ऑफ पोल जो है वो सिर्फ स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में ही चेंज होते हैं। आप स्क्वायर केज इंडक्शन मोटर में नंबर ऑफ पोल को चेंज नहीं कर सकते हो, क्योंकि नंबर ऑफ पोल जो होते हैं वो एक बार ही जब डिज़ाइन किया जाता है किसी मोटर का तो वहीं पे फिक्स हो जाता है, लेकिन स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में आप उनको चेंज कर सकते हो। तो ये एडवांटेज आपको सिर्फ स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में ही मिलती है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हमने पढ़ा इंडक्शन मोटर में रेजिस्टेंस को कैसे वेरिएबल बनाना है और इंडक्शन मोटर की स्पीड को कैसे कंट्रोल करते हैं। इसके नेक्स्ट का जो पार्ट है, इसका नेक्स्ट है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।